अनीता हाट बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बेटे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। अनीता को आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा राहुल तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा नितिन, जो कि थोड़ा चंचल ज़्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारों को देखकर अनीता की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ माधुरी जी भी बाहर बरामदे में आ गईं और आते से ही अपने ही अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, पर फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी खी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी? माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ भी खरीदने गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर की लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही सेखी बखाड़ने में लगी रहती हो। अब ज़्यादा मुंह मत चला, जल्दी से चाय बना कर ला। उनकी बातें सुनकर अनीता फट अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज़ फिर से आ गई। अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी, तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है। पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई अनीता कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रखाई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छानकर बाहर ही ले आई। 1 कप माधुरी जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी माधुरी जी अनीता से बोली, अरे अनीता, इस बार रिंकी ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ही साड़ियाँ ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे, अंदर मेरे सामान में ही रखी हैं, अभी थोड़ी देर में दे दूँगी। माधुरी जी की बात सुनकर अनीता बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ज़रूरत नहीं है। कम है, ज़्यादा है, जैसी भी साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर माधुरी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा अखिल तुझे साड़ियाँ? 200-300 से ज़्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है। भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ? फिर अगले सप्ताह रिंकी और अनिल की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, अब ज़्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना। समझ नहीं आ रही तुम्हें? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जिठानी की ठसक दिखा रही हो। पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई माधुरी जी चाय पीने लगी। अनीता ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सी भी कुछ बोलती तो माधुरी जी बतंगड़ बना देती। इसलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि अखिल खुद ही बात कर लेंगे। अखिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अनीता माँ या रिंकी से कोई कपड़े ले। फिर भी माधुरी जी एक साड़ी लेकर आई थीं, जिसे अनीता ने खुशी खुशी रख लिया था। माधुरी जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थीं और अखिल के आने से पहले ही वहाँ से रवाना हो गई थीं। इसलिए अखिल को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को अखिल घर पर आया और अनीता ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही अखिल बिगड़ गया। ये क्या अनीता, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से अखिल के सवाल से अनीता हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है,
मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक अनीता अवाक होकर अखिल की तरफ देखने लगी। तब अखिल बोला, हाँ, ये उतरन ही है। मैंने ये साड़ी रिंकी को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे रिंकी की उतरन क्यों देंगी? अनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज़्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ। वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देंगी। कहते हुए अखिल ने फेसबुक पर रिंकी के 1 सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाए। सचमुच रिंकी ने वही साड़ी पहन रखी थी। देखकर अनीता हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज़ कटवा कर रख रखा था, मिल नहीं रहा है। तुम किसी और ब्लाउज़ के साथ इसे पहन लेना। बस तब से अखिल ने अनीता को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। माधुरी जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अखिल और छोटा बेटा अनिल। अखिल पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि अखिल अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। माधुरी जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थीं, बल्कि यूँ कहो कि अब वो एहसान ही जताती थीं। इसलिए अखिल यहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा। वहीं छोटा भाई अनिल इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। अखिल की शादी अनीता के साथ हुई थी, जो एक खुद मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है। इसलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर माधुरी जी हमेशा अनीता से गुस्सा ही रहीं और अब अखिल की छोटी मोटी नौकरी के कारण माधुरी जी को पूरा मौका मिल गया था अनीता को और परेशान करने का। लेकिन अनिल की पत्नी रिंकी अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से अनिल की इतनी कमाई, उसकी पत्नी रिंकी और माँ माधुरी जी को इस बात का बहुत घमंड है और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज़्यादा होना शुरू हो गया। माधुरी जी जहाँ अनिल और रिंकी की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं अखिल और अनीता में कमियां निकालने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी अखिल और अनीता अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन माधुरी जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण अखिल ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि माधुरी जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रहीं। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को अखिल घर पर आया, तब माधुरी जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे अखिल, तू आ गया बेटा। कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह अनिल और रिंकी की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, अब रवाना होंगी। अखिल माधुरी जी की बात सुनकर बोला, माँ, 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरों के मकान में, कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। अखिल जानता था कि माधुरी जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। माधुरी जी अपना सामान लेने अंदर गईं। इतने में अनीता बाहर निकल आई और धीरे से बोली, सुनिए, माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। अखिल ने अनीता की तरफ देखा तो अनीता बोली, मैंने मना किया था, पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाए जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में माधुरी जी अपना सामान लेकर बाहर आ गईं। उन्हें देखते ही अखिल बोला, माँ जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ, अनीता ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। अखिल की बात सुनते ही माधुरी जी ने पहले तो अनीता को घूर कर देखा और फिर अखिल से क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होंगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूँगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए।
अखिल ने अपनी बात कही तो माधुरी जी गुस्सा हो गईं। क्या हमेशा लकीर का फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते अनिल और रिंकी की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ। उसमें ये ऐसी साड़ियाँ पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ? अखिल ने कहा तो माधुरी जी झेप गईं, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर अखिल ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है, कम कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आओगी। अरे उतरन है तो क्या हुआ? इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होंगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हों। माधुरी जी भी अपनी धुन में बोलती गईं। अखिल सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फर्क करेगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर अखिल बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। अखिल की बात सुनकर माधुरी जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गईं। अगले हफ्ते रिंकी और अनिल की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।